हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, हम पीसीएस 2023 का घटना चक्र के अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्नों का अध्ययन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको 20 दिन के अंदर पूरे घटना चक्र 8 संस्करण का हम अध्ययन करेंगे। हमारा ये पहला टॉपिक है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत ये प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास हम पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार से किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज से हम पहला शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे ये? पुरातात्विद थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? अब जानते हैं पुरातात्विद क्या होता है। आप जान लीजिए। जो प्राचीन काल में मानव के अवशेष या कह सकते हैं पुरानी स्थलाकृतियों के अवशेष, कृतियों के अवशेष, ठीक है, पुरानी स्थलाकृतियों के अवशेष। ये जो चीज़ें, इसका जब अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन करता है वो पुरातात्विद कहलाता है। भूगर्भ वैज्ञानिक, मतलब पृथ्वी के अंदर जो खनन किया जाता है उसे भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। पूरा वनस्पति शास्त्री, जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं, पुराने समय के जो वनस्पतियों के बारे में ज्ञान अध्ययन करते हैं, उन्हें पूरा वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उसे कहते हैं जो प्राचीन समय के, पुराने समय के, अतीत के जो घटनाओं का साक्ष्य जो देते हैं, अध्ययन करने के बाद जो साक्ष्य देते हैं समाज के लिए, वही इतिहासकार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? वो एक पुरातात्विद थे। उस पर अध्ययन किया उन्होंने, पुराने मानव द्वारा या कह सकते पुरानी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया प्राचीन समय का। और भूगर्भ वैज्ञानिक थे, खनन करने के बाद भी जो चीज़ें मिली उस पर भी उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए रॉबर्ट फुट को हम लोग कह सकते हैं पुरातात्विद या भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है कि 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक है, इस पर सर्च करना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क में है, कहाँ पे ये? डेनमार्क। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क। यहाँ पे जो सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अब ये कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से देखने के बाद उन्होंने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कौन था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं इनका। देखिए यहाँ लिखा भी है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818-1820 के एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में यह जो वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। जो भी संग्रहालय में वस्तु रखी गई थी उनका विवरण भी उन्होंने दिया था। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपालन का जो आरंभ हुआ था या प्रारंभ जो हुआ था उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, वो कौन से काल में हुआ था? आप जानते हैं वो किसमें था? मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बागोर जो राजस्थान में है। आप जानते हैं आदमगढ़ इंपॉर्टेंट जगह है और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है ये। होशंगाबाद में बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिए, इन दोनों जगह से पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। देखा जाए मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले, वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछ रहा है। तो आदमगढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको आंसर हम आदमगढ़ करेंगे। ठीक है, आगे चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये हड्डी, ठीक है, हड्डी आप जानते हो, आप प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में? प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में,
वहाँ पे ये हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मदहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, मदहा, और दूसरा सराय नायर राय, ठीक है, ये भी वहीं पे है। यहाँ दोनों जगह हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, दमदमा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसको। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है मध्य पाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी सिंह वाले निर्मित उपकरण, ये ध्यान रखिएगा, हड्डी के साथ साथ सिंह निर्मित उपकरण यहाँ से मिले हैं। जी आर शर्मा ने मदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान। मतलब यहाँ पे आर शर्मा जी ने जब खनन किया तो वहाँ से उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया। एक झील क्षेत्र के बारे में बताया, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र के बारे में, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा। मतलब इन 3 जगहों को 3 जो प्लेस थे तीनों को 3 जगह में बांटा। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपसे कभी पूछे कि कौन से क्षेत्र से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रतापगढ़ का जगह है, जिला प्रतापगढ़ में जो जगह है मदहा, वहाँ से एक बूचड़खाना क्षेत्र है, वहाँ से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ में आभूषण भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। सराय नायर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड्डी से निर्मित उपकरण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, आप सभी जानते हैं। कहाँ कहाँ हुए? मदहा में भी हम पढ़े हैं आभूषण के उपकरण, सराय नायर में भी हुए हैं, ठीक है। हड्डी के उपकरण, ये हड्डी के से निर्मित उपकरण। आगे देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको हमने बताया दमदमा, ये दमदमा ये भी प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ये दमदमा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़। बच्चों यहाँ पे 40 हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और यहाँ पे एक जगह ऐसा हुआ है, जो कब्र बना था उस कब्र में एक जगह 300 को एक साथ दफनाया हुआ पाया गया। 300 को एक साथ दफनाया हुआ पाया गया। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, दमदमा पे, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं हम। हाँ देखिए लिखा है मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नायर राय, मदहा और दमदमा उत्खनन हुआ है। ध्यान रखिएगा, गंगा घाटी के पास है प्रतापगढ़। दमदमा में लगातार 5 वर्षों से खनन उत्खनन किया जा रहा था। मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। कितने? 41 समाधानों में से 5 समाधान युग्म हैं, 5 जोड़े में पाए गए हैं, उनको एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दमदमा में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए पाए गए हैं, और बाकी जगहों पर शेष अलग अलग थे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है यार बच्चों, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। जो खादान है इसके लिए कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। आप सभी जानते हो स्थायी जीवन शुरुआत जो हुआ था नवपाषाण काल में ही हुआ था। खादानों को खरीदना, लेना देना, ये सब कुछ कब शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पहले हम पढ़े भी हैं। खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, कृषि से परिचित हुआ, ठीक है। यही वह समय नवपाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये याद रखिएगा, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के सबसे लास्ट वाले छोर पे, ये पश्चिम साइड में, ये नर्मदा घाटी पे क्या मिलता है? मानव का साक्ष्य मिलता है, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य, ठीक है। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौर होशंगाबाद, जहाँ पे अभी आपने पढ़ा था होशंगाबाद में, ठीक है, मदहा और सॉरी वो क्या कहते हैं बागोर राजस्थान में था, ठीक है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आप इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है, हथनौरा, ठीक है, हथनौरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म, देखो क्वेश्चन वही है, दोबारा घुमा के दिया है। जीवाश्म, मानव जीवाश्म कहाँ है? मानव के साक्ष्य कहाँ है? बात एक ही है, तो नर्मदा घाटी के पास ही होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? नर्मदा घाटी के पास।
चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग बच्चे गलती भी कर देते हैं। इसमें आप जानते हैं जौ है, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का वो उपभोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, मुरगम, राई, जई। तो अब ध्यान रखिएगा इन पाँचों का, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ये ऐसे नहीं है, ये जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर, ईरानी, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये कहाँ पे जौ 8000 ईसा पूर्व पर जौ कहाँ पे थी? भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित था। भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। देखिए लहुरा देव की कहानी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले, लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है, में स्थित लहुरा देव है, ठीक है, संत कबीर नगर। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ था, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डिहवा इलाहाबाद में है, में बेलन नदी की घाटी पर स्थित है, कोल्डिहवा, ठीक है, कौन सा? कोल्डिहवा। चावल के साक्ष्य में, चावल के साक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा, जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, ठीक है, यहाँ स्थित है। और वहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इतने के बीच में लहुरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। गेहूँ के साक्ष्य हैं, यहाँ साथ जैसे अपन गेहूँ के साक्ष्य थे मेहरगढ़ में, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, ये ध्यान रखिए स्थित, यहाँ 6500 ईसा पूर्व की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त वही सही होगा, ठीक है। वैसे लहुरा देव नहीं रहता है तो कोल्डिहवा को मारेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंपल सी बात है, मेहरगढ़, अभी पढ़े हैं। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सिंपल सी बात है, वहीं मेहरगढ़, ठीक है, उसी का रिपीट क्वेश्चन है। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा क्या है? नवपाषाण युग में जब स्थायी कृषि हो गई थी शुरू, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभ हुए थे? ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। चीज़ वहीं पे है, कहाँ पे? उपमहाद्वीप लिखा है, सिंपल उत्तर पश्चिम में कौन सा है? मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान, ठीक है, वहीं पे है, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए लिखा है भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप सिंपल सी बात जानते हैं कि जो कृषि के साक्ष्य तो आप जानते हैं मेहरगढ़ से, और पशुपालन के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? दोनों मेहरगढ़ से। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? सबसे पहले मेहरगढ़ से। कहने का मतलब है जहाँ से हमें अनाज पता चला है वहाँ पर स्थायी जीवन रहा होगा, इसलिए वहाँ पे हमें ये पता चला कि वहाँ पे जीव पहले थे। भाई जहाँ से हमें अनाज दिखेगा, पता चलेगा, वहाँ पे जीव तो जरूर रहे होंगे ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? क्वेश्चन वही, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। बागोर, अभी बताए थे, बागोर राजस्थान में है, आप सभी जानते हैं। चलिए
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में किसको चारकोलिक युग, ये सिंपल सी बात है, ये इंग्लिश शब्द है बस और कुछ नहीं है। इसमें हमारा ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए लिखा है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये राइट बेटा, आहड़वासी तांबा जलाना जानते थे, ठीक है। ये लोग चावल से परिचित थे, परिचित नहीं, चावल से परिचित थे ये लोग, ठीक है। एक मिनट, नहीं ठीक है, नहीं मतलब परिचित थे, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यस राइट, धातु का जो काम था उनका अर्थव्यवस्था का मेन साधन, धातुओं का उपयोग करते थे, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि आहड़वासी तांबा गलाकर रहते। सिंपल सी बात, ये और ये दोनों रिलेटेड हैं। इसके बाद यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ये राइट है, मिले हैं, जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, ये राइट है, सब तीनों राइट है। एक ये राइट है, एक ये राइट है, एक ये राइट है। भाई चावल के साथ भी मिले हैं, परिचित थे, यहाँ लिखा है नहीं थे, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, 3 सही हो जाएंगे। इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा देखते हैं। देखिए विकल्प है क्या, ए 2 3, ये तीनों सही है, ठीक है, पहला विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख भी लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। लिखा, आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक स्थल था। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे, कृषि और पशुपालक थे आहड़ के लोग। वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। देखो अभी मैंने बताया परिचित थे, उसमें कहा नहीं थे, इसलिए सही नहीं है। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवर्ती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि तांबा बहुतायता में उपलब्ध होता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं बना लेते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसपे सफ़ेद रंग से ज्यामिति उकेरी गई है, ठीक है, उत्तर हमारा ये सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है कि निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमें पता है मेहरगढ़, सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो कि वहाँ संस्कृति अवशेष भी मिले हैं और बाकी हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ एक बार हम ध्यान से देख भी लेते हैं। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, नौदा टोली, ये जो मध्य प्रदेश में नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, ये एच.डी. सांकलियान ने। चलो इसके बाद थोड़ा सा पढ़ दें। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे एच.डी. सांकलियान। कहाँ के प्रोफेसर थे, पूना के प्रोफेसर से। कॉलेज दक्कन कॉलेज था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल था, जिसकी तिथि 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। सिंपल सी बात है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, आप सिंपल से जानते हैं, मध्य प्रदेश। अभी पढ़े हैं नौदा टोली। बृहत पाषाण, बहुत ज़्यादा पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सिंपल सी बात है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में। सिंपल सी बात, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में यहाँ से हमें मृतक के बारे में, देखो यहाँ पे स्मारकों के बारे में पता चला है। चलो आगे देखते हैं। लिखा है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों का विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने का परंपरा विद्यमान थी नवपाषाण काल में। इन समाधियों में जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्टम समाधि, पिट सर्कुलर, कैनर सर्कुलर, डोलमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। राख का टीला निम्नलिखित में नवपाषाणिक स्थल से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगन कल्लू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, देखिए थोड़ा सा।
कर्नाटक के में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू, मैसूर जानते ही हैं टीपू सुल्तान, संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले, बेटा ये दिमाग में रख लो, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संगनकल्लू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। एक समझिए 700 में 133 में चित्र पाए गए हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब सिंपल सी बात है, अभी पढ़े हैं भीमबेटका है। कौन सा है? भीमबेटका है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भीमबेटका आप जानते ही मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी आपको पता है, सिंगरौली में, रायसेन में है। सिंगरौली में नहीं है, रायसेन में है। अब्दुल्लागंज रायसेन में, अभी ऊपर हम पढ़े हैं रायसेन। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? तो हम जानते हैं भीमबेटका से। बहुत 700 बेटा, कितना? 700, जिसमें 133 ही था। 133 पर चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भीमबेटका। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये BS वांकणकर है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक भीमबेटका गुफा को देखा था, उन्होंने ही उस पर शैलचित्रों के बारे में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ लें इसको। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसलिए 1997 BS वांकणकर ने की थी। यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। विश्व विरासत सूची। भीमबेटका को किसने खोजा था? ये देखिए, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो हम सिंपल सी बात कहेंगे, विष्णुधर वाकड़ाएँ। ठीक है, विष्णुधर वाकड़ाएँ, वही वाकणकर है, विष्णुधर वाकणकर। गैरीमेद भांडपात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, देखिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये आपको जानना जरूरी है। किस तरीके से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। किसे दफनाते थे? उत्तर की दक्षिण की ओर। चलिए देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति जरवे संस्कृति, ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति थी के निवासा दैमाबाट, कोठे, चंदोली नाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घर के फर्श में दफनाया जाता था। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। मतलब मिट्टी की हड्डियां भी रखी जाती थी और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? ये बुर्जहोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है बुर्जहोम से। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। ये कहाँ पे बुर्जहोम? कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है? बुर्जहोम कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर देख लीजिए ध्यान से। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में बुर्जहोम के नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं।
गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए बच्चों प्यारे, ये ऐसे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुर्ज होम निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, बुर्ज होम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम, वही क्वेश्चन अभी आपको बताए थे गर्तावास के बुर्ज होम से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसमें मिलान है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, देखिएगा। अब कह रहा है ऐतिहासिक स्थल ख्याति का कारण। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करना, युग में पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बुर्ज होम। बुर्ज होम गर्त है। ठीक है, तो बुर्ज होम का शैलकृत एवं देव मंदिर है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, मतलब ये बुर्ज होम और गणेश्वर ये दोनों एक दूसरे में सही है, बाकी इसका मिलान नहीं है सही। ठीक है, टेराकोटा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ साफ साफ दिया भी है, ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार इसको हम। बुर्ज होम नौ पाषाणी पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। पुरास्थल में गर्तवास, ये तो अभी हम पढ़े ही हैं, केतु गर्तवास साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तत्कालिक शैल कौशल की एक असमान विशेषता भी प्रदर्शित हुई है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। जरा यह ध्यान रखने वाली चीज़ है गणेश्वर। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो विकल्प हमने बताया डी वही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखिया। ठीक है, लेखिया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। देखिए इसका हम विशेषांक पढ़ लेते हैं। लिखा है जैन पांडे पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखिया में, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत बिछत अवस्था में पाए गए हैं। लेकिन ओरेगन विश्वविद्यालय में जॉन मुगल लुकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकाल अवस्थित है। मतलब मानव कंकाल सबसे ज़्यादा लेखिया में है। ठीक है, कहाँ पे है? लेखिया में, विंध्य क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश के पास में जो है क्षेत्र उसमें। उसके बाद आता है नीचे 2 कथनों में दिया गया, उस पर विचार करिए, कारण और उसका व्याख्या करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, क्या किया? गंगा घाटी में कहाँ से प्रव्रजन हो जाएगा भाई? नर्मदा घाटी है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, नर्मदा, हाँ, विंध्य क्षेत्र से वो गंगा में आई बह के। देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। लगभग हमें लगता है दोनों सही था, क्योंकि शुष्कता का चरण तो रहेगा ही। जब जलवायु परिवर्तन का कारण जो होता है उस समय बहुत सी दिक्कतें होती हैं जलवायु परिवर्तन के समय, तो ये कंडीशन तो हो सकती है। तो हमें लग रहा है कि दोनों सही है। आ रहा है तो व्याख्या भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या भी कर रहा है, सही है। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ठीक है, संस्कृति का, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस विभाग किस मंत्रालयों में किसका संलग्न है? संस्कृत विभाग, संस्कृत कार्यालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व का जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम 1863। ठीक है, 93 भी इनका जीवन काल इतना था, 63 में ही किए थे, इंजीनियर थे एक तरीके से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में पड़ता है भोपाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतने ही, ठीक है। कल से हम लोग अपनी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति, सिंधु घाटी जो ये सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा पाषाण, क्या पढ़ा? पाषाण, ठीक है, और पाषाण कहें या पाषाण कहें बात एक ही है। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सिंधु, ठीक है, सिंधु के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे क्रमशः हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक हम पूरे अपने इतिहास का और साइंस का, भूगोल का हो सकता है पूरे घटना चक्र को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।